हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके अमीर कैसे बन सकते हो। सबसे पहले तो ऐसी लाइन बोलने वालों को अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो जहां पे भी आपने फॉलो कर रखा है, क्योंकि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप अमीर तो नहीं बन सकते हो। उसका कारण है कि आप कितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे आईपीओ में, 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, आपको गेन कितना मिल जाएगा लिस्टिंग के टाइम पे भी। अगर आप जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मुझे लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना, मुझे नहीं जानना कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है आगे जाकर के, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पीछे जाना है। उस केस में भी आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल जाएगा? 80%, 100%। बहुत अच्छा हुआ तब, बहुत अच्छा हुआ तब। ठीक है, और ये कितनी बार आपको हो सकता है? ये कितनी बार आपको हो सकता है? ये एक बार, दो बार, तीन बार? हर बार तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक सट्टा खेल रहे हो। सट्टा खेल रहे हो, मैं क्यों कह रहा हूँ वो इस वजह से क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियल्स नहीं पता, आपको डिमांड सप्लाई नहीं पता कंपनी के, जो भी चीज़ें चल रही, आपको जो डेटा कंपनी ने दिया आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि वो डेटा सही है। ठीक है, बट अगर आपने सोच लिया कि आपको इन्वेस्ट करना ही करना है आईपीओ में, तो एग्जैक्टली आप कहाँ से ढूंढोगे कि कौन से आईपीओज आने वाले हैं, कौन से अभी चल रहे हैं, और कौन सा आईपीओ सही है, कौन सा आईपीओ सही नहीं? ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। प्लस साथ में आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरा ओपिनियन क्या है, मेरे थॉट्स क्या हैं आईपीओ को लेकर के, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ आईपीओ में या नहीं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हम कैसे जानने वाले और कौन सा टूल हमारे पास में इसके लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे गूगल पे, यहाँ डालो चित्तौड़गढ़ आईपीओ। मुझे नहीं पता ये नाम क्यों रखा है चित्तौड़गढ़, बट हाँ फिलहाल के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है ये आईपीओ के लिए। इस पर आओ, पहली साइट पे क्लिक करो और उसके बाद में आपको अंदर जाओगे तो ऐसा कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे भर भर के सारे आईपीओज होंगे, बहुत सारी आगे पीछे की सारी लिस्ट होगी, पूरा गत्था मिल जाएगा आपको। 2023 के देखने और पीछे के देखने, और पीछे जहाँ जितने भी साल के पुराने देखने, आप सारे आईपीओ देख सकते हो, आगे की देख सकते हो, करंट ईयर की देख सकते हो, 2024 के भी फिलहाल हैं ये सारे हैं। ठीक है, मैंने कुछ आईपीओ निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ जाओगे, आईपीओ डिटेल में जाओ, और आईपीओ डिटेल में जाकर के कंपनी की डिटेल्स पहले आप पढ़ो, जाकर के यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लोगे थोड़ा सा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। और नीचे आओ, थोड़ा स्क्रॉल करके आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे इनके फिनेंशियल्स ये मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे आकर के इनके एसेट्स देखो, पहले कितने थे। ऑफकोर्स ये डेटा सारा अभी करोड़ में है, 6,371 करोड़ था, और ये 2023 में कितना हो गया, 8,390 करोड़। ऑल तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट ठीक है, एक स्टेबिलिटी के साथ एटलीस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, एसेट्स कितने हैं इनके, एसेट्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कितना उन्होंने प्रॉफिट बनाया टैक्स पे करने के बाद में। तो पहले 40 करोड़ था और अभी 54 करोड़ है। 2021 से 2023 तक के ड्यूरेशन की बात हो रही है। रिजर्व्स मतलब कि लाइक कुछ मिस हैपेंस हो जाता है कंपनी में, सो उस केस में कंपनी के पास में क्या रिजर्व्स हैं, क्या अपने पास में एक रिजर्व अमाउंट रखा हुआ है जो वो उस पैसे को मतलब यूज कर सकती है कंपनी के मिस हैपेंस में, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब। ठीक है, टोटल बोरोइंग क्या है, मतलब कितना डेट है कंपनी पे, तो 2021 में था 616 करोड़ लगभग था, और अभी 2023 में इन्होंने कम कर दिया है, 572 करोड़ कर दिया है। तो दैट मीन्स कि उनका लोन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, इसी वजह से शायद इनका रेवेन्यू उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है, या कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप समझ लो थोड़ा सा। तो मतलब इनके मैनेजमेंट का जो फोकस है डेट फ्री कंपनी बनाने की साइड है, अपना डेट कम करने की साइड है। तो एक ये चीज़ देख सकते हो। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, आरओई देख सकते हो, डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो, P/BV रेशियो देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, एक काम करता हूँ, इसका मैं डेटा लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली कितना आरओई बेहतर होता है, क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखनी है। जो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़ें देखनी और कैसे उसको मॉनिटर करना है कि वो सही है आपके लिए या नहीं सही है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे प्राइस वर्सेस जो बुक वैल्यू है इस पर आ जाते हैं। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1। ठीक है, ये ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी ठीक है, ये भी यूजुअली 1.5 से नीचे ही होना चाहिए, 1.5 से ऊपर है दैट मीन्स कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आरओई ये भी 15 से 20% अगर है तो बढ़िया है। ठीक है, फिलहाल इनका 16% है, अगर 15 से 20% भी है तो ठीक है, एक स्टेबल कह सकते हो आरओई हो सकता है। ठीक है, और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाओगे तो इनका सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन में आ जाओ और यहाँ पे आकर के देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2.19 टाइम्स, मतलब 2 गुना ये सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ है। इसी तरह से दूसरा स्टॉक मैंने निकाल के रखा है, इसमें 5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब है, मतलब जितने शेयर्स यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं लोगों को परचेज करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग, उससे 5 गुना ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो आईपीओ में उनको मिल जाए। यहाँ पे कितना है,
यहाँ पे 6 गुना, लगभग 6 गुना, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है, 30 गुना है लगभग। और ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे जहाँ पे आपको 500 गुना, 6 गुना, 700 गुना आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे तो रिटेल कितना परसेंट इंटरेस्टेड है, ईएमपी देखो, एनआईआई देखो, एनआईआई मतलब होता है नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो ये सारे कितने गुना कौन कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना उनका इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये देखो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। ये सब देख सकते हो, और बाकी और क्या चीज़ देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इनका डीएचआरपी वगैरह क्या है, यहाँ पे जाकर के एचआरपी देख सकते हो, डीएचआरपी देख सकते हो। इसको फिलहाल गूगल भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये कंपनी है, इनका नाम कॉपी करो और इधर डालो, और यहाँ पे डालो DHRP, सेबी की साइट को लेके, सेबी की साइट पे जाकर के इनका पूरा गत्था मिल जाएगा। 400 पेज का, आपको हिम्मत है तो पढ़ लो, नहीं है तो जो मैंने बताया उतनी चीज़ें पढ़ लो, उतना बहुत है, ठीक है। यहाँ देखो 484 पेज का है, ये पूरा पढ़ो जाकर के, सारे फाइनेंशियल्स पढ़ो जाकर के। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें देख लो कि सब्सक्रिप्शन अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, उनका बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, तो चीज़ें ठीक नहीं है। प्लस साथ में उनका पी देख लो कि उनका इंडस्ट्री का पी कैसा है और उनका पी कैसा है। अगर उनका पी इंडस्ट्री के पी के कंपेयर में कम है तो ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर उनका इंडस्ट्री के पी से उनका पी ज़्यादा है, मतलब स्टॉक का पी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो ओवर वैल्यूड है। सो उस स्टॉक से दूर रहना है, ठीक है। एक पी चेक करनी है, फाइनेंशियल चेक करने हैं, कंपनी करती क्या है वो चीज़ चेक करनी है। सो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी जाना चाहते हो तो एटलीस्ट ये छोटी मोटी 2-4 चीज़ें जरूर चेक कर लो। बाकी आपको हिम्मत है पढ़ने की तो आप ये जाकर के 484 पेज का डेटा पढ़ लो, आपको और ज़्यादा डिटेल में डेटा पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम मिल रही है, क्योंकि आपको कंपनी बता रही कि उनके फाइनेंशियल्स ऐसे हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिमांड सप्लाई कैसी है आपको नहीं पता, क्योंकि उसके टेक्निकल्स नहीं अवेलेबल हैं, उसका पिछला बहुत टाइम का डेटा एक्चुअली पब्लिक नहीं था। तो कंपनी ने जो अभी फर्स्ट टाइम आपको बताया है वही आपको बिलीव करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है कितना नहीं, बट ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो इस बेसिस पे। बट फिलहाल जो मेरा ओपिनियन है, तो मैं आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम आईपीओ जो भी होते हैं वो खुलते ही अगले 2-4 दिन में या 15-20 दिन में या कुछ टाइम में एटलीस्ट वो गिर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दूँ, अगर मैं जोमेटो का देख लो एग्जाम्पल, आप पेटीएम का देख लो एग्जाम्पल, आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली कि कैसा उन्होंने परफॉर्म किया था। यहाँ देखो, चलो जोमेटो पे आ जाते हैं, कितनी ओवर हाइप बनी हुई थी जोमेटो को लेकर के, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद में क्या हुआ आपको अभी दिखेगा। यहाँ पे वीकली चार्ट में आते हैं और ये देखो, यहाँ पे जैसे ही लिस्ट हुई और उसके कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों के बाद में क्या हुआ, अब आप देख लो। पेटीएम पे जाओ, पेटीएम की बहुत हाइप बनी हुई थी, पेटीएम बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन क्या हुआ, खुलते के बाद ही ये देखो क्या हो गया। नायका की बात कर लो, नायका का भी बहुत ज़्यादा चला था, नायका देखो नायका में क्या हो गया, खुलते ही नीचे। सो अगर एक्चुअली इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन इतनी अच्छी थी, जो इतनी ऊपर जाके खुला था, तो ये तुरंत ही खुल के नीचे क्यों आ गया। एक्चुअली इसकी इतनी ही वर्थ थी, लेकिन ये खुला इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड होकर था, इसलिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर रखा था, इसलिए सिर्फ। और ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर फर्स्ट टाइम अगर अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, अपने शेयर प्राइस को लेकर के आई, तो वो तो चाहेगी, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे लिस्टिंग हो जाए। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, आप डिसाइड नहीं करते, या कोई बायर सेलर डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे जो इसकी बाइंग सेलिंग चल रही है, यहाँ पे इन्वेस्टर डिसाइड कर रहे हैं, मैं और आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो इस वजह से आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मेरी समझ से तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली करो, बट मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, हमें बहुत महंगे में स्टॉक्स मिलते हैं, तो हमें उतने में नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी और समझ में आएगा आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अमीर बन सकते हो नहीं बन सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।